अंदर से आपको भी डर लगता है और बार बार टेंशन आता है और इसके कारण आपका भी हृदय जोर जोर से धड़कता है। यह सब ज्यादा सोचने की वजह से होता है। ज्यादा सोचने की इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको एक रहस्यमय बुद्ध भिक्षु की कहानी सुनाएंगे। तो कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने और समझें। इसको समझने के बाद आपकी इस समस्या का हल आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं सच की तलाश कर रहा हूं। मैं पता लगाना चाहता हूं कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा। मास्टर, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु है, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उससे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य की नजर में यह चावल कूटने वाला तुच्छ ही भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसीलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं।
ये सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियों उसने लिखने के लिए कहा था बहुत अद्भुत थी और वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक का भ्रम है ना, तो मन है, ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो, मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम भी ध्यान बन जाए। ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए दूसरी रहस्यमयी कहानी अब हम आपको बताएंगे, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हां कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि ये लॉक ही ना हो। तो यही होता है, जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है।
अब हम आपको बताएंगे कि ज्यादा सोचने की यह बीमारी के मुख्य कारण क्या है, जिससे आपको ज्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है। अत्यधिक सोच के कुछ मुख्य कारण। पहला कारण, वर्तमान से ज्यादा भूतकाल या भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले समय पर लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। दूसरा कारण, काम का ज्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से चलने लगता और यह तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में वो विचार भी आने लगते हैं तो काम से संबंधी नहीं है और लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण, डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन न होने का डर, काम में असफल हो जाने का डर, पैसे न मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा न होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे यह डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण, कॉन्फिडेंस की कमी। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण, चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक विचार। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार होता जाता है। क्या ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है, हालांकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से यकीनन छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ओवर थिंकिंग की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाने के उपाय। ये सब जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है, फिर वो क्रिया का रूप लेता है। हमें कोई भी काम सोच समझकर करना बहुत जरूरी है, पर किसी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना और वो बातें भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं है, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है और इसे कम करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा या कम करने के उपायों का। पहला उपाय, स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहां से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है कि जगह क्या अच्छा हो सकता है। सोचें। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कही हो गई, तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों के सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरा उपाय, योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ध्यान काफी लाभदायक है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथा उपाय, वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करो। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। पांचवा उपाय, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है।
तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब उस बात के बारे में यह लिखें कि यह आपको क्यों परेशान कर रही है। अब अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है। यदि नहीं तो उसका हल ढूंढे, और यही इसका कोई हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। जब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो इस चीज के आपको आदत पड़ी ढहती जाएगी और आप अनावश्यक सोचना बंद कर देंगे। छठा उपाय, अपनी भावनाओं का नियंत्रण रखो। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफजूल गति प्रदान करती हैं। सातवां उपाय, चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता ओवरथिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देता है। फालतू सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोचें। आठवां उपाय, अपने पसंद की चीजें करें। जब भी आप फ्री हो तो कोई भी ऐसा काम करो जिसे करना आपको अच्छा लगता हो। किताबें पढ़ें, गाने सुने, गाने गाएं, घूमने जाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें। अपने दोस्तों से साथ समय व्यतीत करें। नौवां उपाय, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो न चाहते हुए भी आप नकारात्मक बातें सोचते हैं और अपने आप को औरों से कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता जो आप हैं। आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और पॉजिटिव रहें। 10वां उपाय, मन को शांत रखें। आधुनिक जिंदगी भाग दौड़ और तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मन अशांत होता है तब नकारात्मक और बेफिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। यदि आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें। आपके सोच को बदल देने वाली 3 कहानियां अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसे ध्यान से सुने। यह आपकी जिंदगी बदल लेंगी। पहली कहानी, चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूं, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया और उसे बचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उनसे उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहां से चला आया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहां से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। दूसरी कहानी, मेंढकों की टोली। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए।
जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े थे सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ ढाए दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़ कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पेड़िहाता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। 2. लोग चाहें जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। 3. कार्य ही मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। तीसरी कहानी चील और मुर्गी। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बढ़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुड्डाता, जमीन खोद कर दाने चुगता और वो इतना ही ऊंचा उड़द डाह पाता जितना कि एक मुर्गी उड़द डाहती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़द डाह रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़द डाह रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा न होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा न होना, अपने काम पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी LDDH जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ डाहते। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन 3 कहानियों से अपनी सोच को बदल लेने में मदद मिली होगी और आपको अपने ज्यादा सोचने वाली समस्या से छुटकारा पाने के उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिले होंगे।